Good morning, everyone. Welcome to the Manu Law classes in the daily session of news analysis. Today is 1st of April 2024. We are watching with Naresh Sharma. First of all, guys, we are going to revise our previous day session with the help of MCQs. So, first of all, let's have the question number 1 and also try to answer the question before I provide you the correct answer. The first question is regarding the food waste index. Food waste index report 2024 has been launched by. So, which is the organization launched this index? A. United Nations Environment Program, World Bank, Niti Aayog, Asian Development Bank. So, guys, the correct answer is United Nations Environment Program. This is the organization which is responsible for the release of food waste index. Now I will ask you one more important question. One is, who is the CEO of नीति आयोग? नीति आयोग का CEO कौन है? And who is the president और chairman of नीति आयोग? नीति आयोग का आपको चेयरमैन बताना है कमेंट बॉक्स में, और नीति आयोग के सीईओ कौन है ये भी आपको बताना है। नाउ वी आर गोइंग टू हैव द क्वेश्चन नंबर 2। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, डे ऑफ जीरो वेस्ट ऑब्जर्व एनुअली ऑन। जो जीरो वेस्ट का डे है वो हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर? इट्स 1st of April, 3rd of March, 30th of March or 16th of January. Guys, the correct answer is 30th of March. 30th of March को इंटरनेशनल लेवल पर डे ऑफ जीरो वेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। इसका मेन पर्पज होता है कि वर्ल्ड लेवल पर जो वेस्टेज है वो कम से कम जो है एज ए बाई प्रोडक्ट निकले, और जितना भी गुड्स है, फूड है, उसमें एडिबल आइटम है, नॉन एडिबल आइटम्स हैं, उन सबका उनके मैक्सिमम पोटेंशियल पर उनका यूज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज अपीयर टू जनरेट मोर फूड वेस्ट? अभी हमने यहाँ पर ज्योग्राफिकली कंट्रीज को सेगमेंट में डिवाइड किया है। यहाँ आपको फाइंड करना है कि ऐसे कौन से कंट्रीज होंगे इन चारों ऑप्शंस में से जहां पर फूड वेस्ट बहुत ज्यादा होता होगा। ए, कंट्रीज फार अवे फ्रॉम इक्वेटर, जो इक्वेटर से बहुत ज्यादा दूर होते हैं वो। ऑप्शन बी, कंट्रीज नियर नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल के पास में होंगे वो। या कंट्रीज नियर सहारा डेजर्ट, या कंट्रीज जो सहारा डेजर्ट के पास में है वो। या कंट्रीज विद कोल्ड क्लाइमेट। अब ये कौन सा रीजन होगा जहां पर जो फूड वेस्ट है वो बहुत ज्यादा होगा? देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज विच आर फार अवे फ्रॉम इक्वेटर, ये हो गई आपकी इक्वेटर। अब इक्वेटर से फार अवे या तो नॉर्थ में होंगे या साउथ में होंगे। इट मींस ये पोल के पास में होंगे, और जो भी कंट्रीज पोल्स के पास में होंगे उन कंट्रीज में फूड वेस्ट कम होगा, बिकॉज इन दोनों ही रीजन में जो रीजन है वो कैसा है, कोल्ड है। वहां पर बहुत जल्दी चीजें खराब नहीं होती। तो जैसे नॉर्मली हम अपने यहाँ पे कोई भी फूड बनाते हैं तो उसको हम फ्रीज में स्टोर करते हैं, है ना, लेकिन वहां पर ऑलरेडी इतनी ठंड रहती है कि फूड बहुत ज्यादा वेस्ट होता नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा फिट नहीं है। कंट्रीज नियर नॉर्थ पोल, ये भी हमारा फिट नहीं है, बिकॉज यहाँ भी घुमा फिरा करके इसी बात को कहा गया है। कंट्रीज विद कोल्ड क्लाइमेट, नो, कंट्री जो भी कोल्ड क्लाइमेट के कंट्रीज होंगे वहां पर फूड वेस्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा। बट ऑप्शन सी, कंट्रीज नियर सहारा डेजर्ट। अब जो कंट्रीज सहारा डेजर्ट में होंगे, सहारा डेजर्ट कहां पर है आपको पता होगा, सहारा डेजर्ट है आपका अफ्रीका में, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा कैसा एरिया है, हॉट क्लाइमेट वाला एरिया है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि फूड का वेस्टेज वहां होता है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ती हैं, बिकॉज जो फूड है बहुत जल्दी स्पिल हो जाता है
बहुत जल्दी वो मीन्स खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा यूज नहीं हो पाता। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हमारा हो गया कंट्रीज नियर सहारा डेजर्ट। मीन्स सहारा डेजर्ट के आसपास जो कंट्रीज होंगे, तंजानिया, सूडान, इजिप्ट, आपका सोमालिया, साउथ सूडान, ऐसे जो कंट्रीज होंगे यहाँ पर फूड वेस्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ब्लू हेलमेट्स। Blue helmets, sometimes in news, it is another name used to indicate. ब्लू हेलमेट्स को हम और किसको इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं, ये अपने आप में एक वर्ड है। सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी कमीशन। एक्चुअली गाइस द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स। कल हमने आपको इसकी इमेज भी शो की थी। तो यूनाइटेड नेशंस जिसको बोलते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स, UNPKF, ठीक है। तो इसके जो जितने भी जवान्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो सब उनके सर पर जो है ब्लू कलर का हेलमेट होता है और उस पर UN लिखा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोविनेट अभी इसको लॉन्च किया है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है? वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो देखो इसको एक्चुअली में लॉन्च किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, दैट इज कॉल्ड WHO। WHO ने इसको लॉन्च किया है और इसका मेन पर्पज क्या है कोविनेट का? कोविनेट का मतलब है जो मेन पर्पज है उसका है कि वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं उनकी जितनी भी लैब्स हैं जहाँ पर डायग्नोसिस होती है, ठीक है, उन पर रिसर्च होती है, वर्ल्ड की सारी लैब्स को, स्पेशली दोज आर रिलेटेड विद कोविड-19 या कोविड वायरस, तो उन सारी की सारी लैब्स को आपस में कनेक्ट करना है जिससे कि उनकी सारी की सारी जो प्रोसेसेस हैं वो स्ट्रीमलाइन हो सके और इंटरनेशनल लेवल पर सारे कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें, डेटा को शेयर कर सकें और एक्शंस ले सकें। क्वेश्चन नंबर 6, मॉस्को इज अ सिटी इन विच कॉन्टिनेंट्स। तो अभी रिसेंटली मॉस्को के पास में जो है एक अटैक हुआ है और मॉस्को के पास में एक जो है प्रोकस नाम की सिटी है, दैट इज लोकेटेड इन रसिया। तो रसिया में है ये मॉस्को सिटी, बट हियर वी आर आस्किंग दैट दिस सिटी इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट, बिकॉज यू नो रसिया इज लोकेटेड इन एशिया एज वेल एज यूरोप। तो कुछ रीजन रशिया के यूरोप में आते हैं और बाकी मेजर पार्ट ऑफ रशिया वो आता है आपका एशिया में। तो जब हम बात कर रहे हैं कि वेयर इज मॉस्को, देन मॉस्को नॉट इन एशिया, नॉट इन अफ्रीका, नॉट इन नॉर्दर्न अमेरिका, बट इट्स इन यूरोप। तो रशिया जो है मेजर पार्ट उसका एशिया में आता है, बट रशिया की जो कैपिटल सिटी है दैट इज मॉस्को, और जो मॉस्को है वो यूरोप में सिचुएटेड है। तो ये एक अपने आप में इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कोई कंट्री एशिया में है लेकिन उसकी कैपिटल सिटी दैट इज लोकेटेड इन यूरोप। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अंडर तालिबान रूल। बिकॉज कल हमने तालिबान के द्वारा जो सिचुएशंस हैं उनको भी डिस्कस किया, कुछ उनके अटैक्स जो हुए मॉस्को में उसको भी डिस्कस किया था, ईरान में करवन सिटी में जो अटैक हुआ उसको भी देखा हमने, बहुत कुछ इसमें हमने देखा था। तो तालिबान का रूल निम्नलिखित में से मींस विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है जिस पर तालिबान का रूल है। तो इट्स पाकिस्तान, इजराइल, अफगानिस्तान और सऊदी अरबिया। एक्चुअली दिस कंट्री इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में 2021 अगस्त में तालिबान ने अपना जो है कब्जा वहां पर कर लिया, वहां की गवर्नमेंट के पूरे जो है स्ट्रक्चर पर, और वहां की जो नॉर्मल गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ करके फेंक दिया और पूरा अपना तालिबान का रूल वहां पर स्टैब्लिश हो गया। हालांकि जो पाकिस्तान का तालिबान है वो भी इसी के लिए ट्राई कर रहा है कि पाकिस्तान में भी तालिबान की क्या बन जाए, गवर्नमेंट बने, तालिबान ही वहां पर रूल करे। ठीक है, चलिए अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। तालिब, ठीक है, तालिब नाम के वर्ड से बना है तालिबान। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तालिब, और ये जो तालिब वर्ड है वो किस लैंग्वेज का है?
ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, अरबी, फारसी, ये इनमें से किसका है आप बताइए जरा कमेंट में। ठीक है, सादिया हो गई, विराट हो गए, और भी एक दो स्टूडेंट्स हैं। बहुत अच्छे से आप लोग जो है एक्टिवली वर्क कर रहे हैं और इसका आपको रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ में। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के मामले में? तो ना तो चाइना है, ना ब्राजील है, ना यूएसए है, दैट इज रसिया। ठीक है, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि एरिया के मामले में वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री तो हो गया रसिया, बट पॉपुलेशन के मामले में, है ना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? एक तो आप ये बता दीजिए। दूसरा, एरिया के टर्म्स में, एरिया के टर्म्स में इंडिया वर्ल्ड का कौन से नंबर का कंट्री है? जैसे हम बोले कि इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हालांकि 4th है नहीं, बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये इंडिया जो है एरिया के रेफरेंस में वर्ल्ड का कौन से नंबर का कंट्री है लार्जेस्ट वाले में। चलिए, ये क्वेश्चन आप जो है एक बार रिप्लाई कीजिए। व्हाट आर द मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ तालिबान मिलिटेंट्स। जो तालिबान है, मिलिटेंट्स हैं, वो क्या अप्रोच और मेथड्स को यूज करते हैं? तो देखिए, क्या ब्रूटैलिटी एंड ओपन किलिंग्स, डेमोक्रेटिक मीन्स एंड मेथड्स। बताओ, तालिबान कभी डेमोक्रेटिक और जो है ऐसे मीन्स मेथड्स को यूज करेगा? नो। पॉपुलर गवर्नमेंट थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस? नो, इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है तालिबान का। फ्रीडम फॉर वुमेन एंड नॉन इस्लामिक पीपल, महिलाओं को फ्रीडम देता है तालिबान और नॉन इस्लामिक लोगों को भी फ्रीडम देता है? नो, तालिबान का जब रूल है तो वहां पर महिलाओं को कोई फ्रीडम नहीं है और जो लोग इस्लाम को नहीं मानते उनको भी वहां पर कोई फ्रीडम नहीं दी जाती, बाकी लोगों को ओपनली किल कर दिया जाता है। तो तालिबान की जो रूल है वो जाना जाता है ब्रूटली लोगों का मर्डर करने के लिए, ओपनली उनको किल करने के लिए, उनकी किलिंग्स करने के लिए। बहुत सारे वीडियोस वगैरह आते रहते हैं। तालिबान जहां मर्जी आए वहां बंदूक उठाएंगे और किसी को भी मार देंगे या गला काट देंगे तुरंत ऑन द स्पॉट। ये वहां का रूल है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको मैंने आपके लिए छोड़ा है, ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया? मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ, आप इसको गूगल को, ठीक है, बिना गूगल की अगर आप इसका आंसर देते हैं तो मैं आपको ब्रिलियंट मानूंगा इस मामले में कि आपका काफी इंटरेस्टिंग आप हो, कि आप जीके में काफी करंट अफेयर से अपडेटेड रहते हो। देखो ध्यान रखना, आई एम आस्किंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। Now we are going to have another important news which are relevant for your examination. So just start with the भारत रत्न अवार्ड्स। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भारत रत्न अवार्ड को जो है कॉन्फर किया है, भारत रत्न अवार्ड को 4 लोगों को, ठीक है, हालांकि 5 लोगों को किया है, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द 4 पर्सन हु हैव बीन अवार्डेड एट द प्लेस दैट इज राष्ट्रपति भवन। तो नंबर 1 इज चौधरी चरण सिंह, ये भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे। पीवी नरसिम्हा राव, ये भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार रह चुके हैं। और एमएस स्वामीनाथन, ये एग्रीकल्चर के फील्ड में इंडिया में रेवोल्यूशन लाने वाले साइंटिस्ट रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक एक करके थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं। कौन कौन है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर? चौधरी चरण सिंह, इधर पीवी नरसिम्हा राव। बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे थे कर्पूरी ठाकुर, और एमिनेंट साइंटिस्ट है दैट इज एमएस स्वामीनाथन। इनको मिला है जो है, और देखो एक गजब की बात कि टोटल 5 पीपल को अभी जो है भारत रत्न अवार्ड से जो है सम्मानित किया, बट इसमें से जो 4 हैं वो सब कैसे हैं, पोस्टफॉर्मसली अवार्डेड है। मीन्स इनमें से कोई भी व्यक्ति इस समय लाइव नहीं है, सभी की डेथ ऑलरेडी बहुत पहले हो चुकी है। तो इनको मिला है 4 को, बाकी केवल एक है दैट इज एल.के. आडवाणी, उनको मिला है जो है एज ए लिविंग पर्सन। भारत रत्न अवार्ड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। देखो, इट्स नॉट अ मिलिट्री अवार्ड, मिलिट्री अवार्ड नहीं है, ये एक सिविलियन अवार्ड है और वो भी भारत का सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई अवार्ड इंडिया में नहीं है। It is awarded in recognition of exceptional service performance of the highest order in any field of human endeavor। ठीक है, ह्यूमन फील्ड में किसी भी जो है एंडेवर के लिए दिया जाता है जहां लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो ह्यूमन फील्ड में। नेक्स्ट है फिर हमारा
इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, हालांकि इसका कोई फॉर्मल रिकमेंडेशंस नहीं होता। ठीक है, अवार्डीज डज नॉट कैरी एनी मॉनिटरी ग्रांट। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जब भारत रत्न किसी को दिया जाता है तो उसमें किसी को कोई पैसा वैसा चेक वगैरह ये सब नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे क्लियर। अब हम आ जाते हैं एक नए इशू पर, ये काफी न्यूज में है और इशू का नाम है ये, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है श्रीलंका के लिए कच्छातीवू जो है एक आइलैंड है जिसको इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। सो फर्स्ट सबसे पहले वी हैव टू लुक इट्स लोकेशन। तो देखो कहाँ है इसकी लोकेशन, यह है इंडियन ओशियन में, और कहाँ है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में। ठीक है, यहाँ रामेश्वरम है, तो रामेश्वरम से इधर है, यहाँ पर आपकी पाक स्टेट है। ठीक है, और यहाँ से फिर हम निकल जाते हैं वे ऑफ बंगाल के लिए, और इधर हम आ जाते हैं कहाँ के लिए, अरब ओशियन के लिए, अरब सागर के लिए, सॉरी अरब सी के लिए। तो ये रहेगा आपका कच्छातीवू। देखो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है और क्यों इस समय काफी न्यूज में है। इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि जो कांग्रेस है कलोजली गेव अवे कच्छातीवू टू श्रीलंका इन 1974 में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कहना है, देखो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जो अपोजिशन है दैट इज स्पेशली कांग्रेस पार्टी, वो बहुत सारे ब्लेम्स करते रहते हैं जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पर। तो उसी के रिगार्डिंग में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि देखो आप लोगों ने, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केम डाउन हेवीली ऑन द कांग्रेस। उन्होंने कहा कि कच्छातीवू जो आइलैंड है उसने आपने श्रीलंका को दे दिया विदाउट एनी डिस्कशन विद अदर प्रोमिनेंट लीडर्स, या लोकसभा के जो है लोकसभा में या राज्यसभा में उसको आपने ठीक से डिस्कस नहीं किया, और आपने श्रीलंका को हमारा एक इंपॉर्टेंट आइलैंड दे दिया था। और आपने इसकी वजह से क्या किया, इंडिया को जो है वीक किया, उसकी यूनिटी को जो है हार्म किया, उसकी इंटेग्रिटी को हार्म किया, उसके इंटरेस्ट को हार्म किया। और यही कांग्रेस की अपनी एक क्या रही है, पॉलिसी रही है कि वो अपने पर्सनल गेन्स को देखते हुए कभी भी कोई भी डिसीजन वो लोग लेते रहे। ठीक है, ये न्यूज आई कैसे, क्यों कि तो एक आईपीएस ऑफिसर रहे थे पहले, इनका नाम है के अन्नामलाई, और इस समय जो है ये तमिलनाडु में जो है बीजेपी के चीफ है। इन्होंने एक आरटीआई लगाई थी कि भाई जो कच्छातीवू आइलैंड है, ठीक है, वो कैसे और क्यों किन कंडीशंस में दिया गया। तो यहाँ पता चला कि जो आइलैंड है वो सिचुएट करता था पाक स्टेट और श्रीलंका के बीच में, जो दे दिया गया 1974 में। ठीक है, और उस समय पर श्रीलंका को सिलोन बोलते थे हम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सिलोन किस कंट्री को कहते थे हम, तो इट वाज द नेम ऑफ श्रीलंका। ठीक है, देखो ऑल्दो देखने में ये जो न्यूज है हमको पॉलिटिकल लग रही है, क्योंकि ऐसी न्यूज हमारे काम की नहीं होती, उनमें से एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनते। बट यहाँ से एक चीज क्लियर होती है हमको, देखो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो हो गया कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये कच्छातीवू आइलैंड कहाँ पर है। दूसरा, ये चाइना का, सॉरी श्रीलंका का पहले क्या नाम हुआ करता था, दैट वाज सेलोन। ठीक है, ये पाक स्टेट कहाँ है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में, पीसीएस में, क्लैट वगैरह में, और भी जो वनडे एग्जाम से वैसा भी एग्जाम है उनमें बहुत बार इसको पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस हम पर अटैक कर रही है, बार बार हमको बोल रही है कि हम इंडिया की यूनिटी, उसकी इंटेग्रिटी को हम जो है मैनेज नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि देखो आप लोगों ने जो है 1962 का वॉर हुआ उसमें इंडिया को हरवा दिया, मीन्स इंडिया हार गया था, इंडिया की डिफीट हुई थी चाइना के अगेंस्ट में, बिकॉज उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ठीक से डिसीजंस नहीं लिए। उधर हमने जो है कच्छातीवू आइलैंड है वो श्रीलंका को दे दिया। वहीं पर जब हमारा आज जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बोले ये भी हमने जो है पाकिस्तान को दे दिया, उस समय पर हमने ठीक से डिसीजंस नहीं लिए। जब हमारी फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर तक जा चुकी थी तो फिर वापस क्यों आए और इसको क्यों पाकिस्तान को छोड़ दिया, जब हमारी फोर्सेस वहां तक पहुंच चुकी थी इंडियन आर्मी, तो फिर उसको हमने क्यों दे दिया। तो इस तरीके के इन्होंने बातें हुई है। तो बाकी सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ें तो उसमें ये जरूर देखें कि क्या वो एक ओनली पॉलिटिकल न्यूज है या उसमें हमारे एग्जाम्स के पर्पज का भी कुछ है। ठीक है,
नाउ अब हम देखते हैं एक आर्टिकल, ठीक है, और ये आर्टिकल है द हिंदू का, जो कि एडिटोरियल में आता है। इसमें एक इशू को उठाया गया है कि साउथ इंडिया में जो वाटर क्राइसिस होने वाला है, वाटर का जो डेफिसिट है, ठीक है, वो वर्सन होता जा रहा है, खराब से खराबतर होता जा रहा है। उसी को लेकर के उन्होंने इस आर्टिकल में कुछ चीजों को डिस्कस किया है। तो यहाँ ये कहते हैं कि देयर इज ओनली इनफ वाटर, कि वहां के जो जितने भी रिजर्वायर्स हैं, जिनकी कैपेसिटी जो भी है, उनमें ओनली हमारे पास साउथ इंडिया में मान लीजिए उसकी कैपेसिटी है 100 लीटर। तो बोला हमारे पास केवल 23 लीटर पानी ही है उनको फिल करने के लिए। इट मीन्स 23% वाटर ही हमारे पास में अवेलेबल है वहाँ के रिजर्वायर्स के लिए। ये कहाँ से पता चला? तो ये पता चला है सेंट्रल वाटर कमीशन जो है वहाँ उसके डेटा से, ठीक है। तो इस एनालिसिस को अगर हम देखें, ठीक है, तो ये चीज पिछले डिकेड्स में होती चली आ रही है और इस पर बहुत ज्यादा काम कुछ नहीं हुआ है, और ये चीजें सर्टेन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पेडिंग क्राइसिस। अब यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जब पहले भी साउथ इंडिया में इस तरीके के क्राइसिस हम देख चुके हैं, तो अगेन फिर से आने वाला जो क्राइसिस है हमको उसकी सर्टेनिटी दिख रही है, ठीक है। वहीं पर फिर ये कहते हैं कि द लास्ट टाइम साउथ इंडिया फेस्ड समर टाइम वाटर क्राइसिस 2017 में, कि साउथ इंडिया के रीजन्स में हमने वाटर क्राइसिस को देखा था 2017 में, ठीक है। और अब फिर से उन्हीं रीजन्स में इस साल फिर से होने वाला है वाटर क्राइसिस। उसके बहुत सारे कारण हैं और ये कह रहे हैं कि पहले जैसा हुआ उससे भी खराब होने वाला है वहां के रीजन्स में वाटर क्राइसिस। उसके लिए इन्होंने फैक्टर्स बताए हैं कि फर्स्ट फैक्टर क्या है कि मानसून। बोला मानसून को हमारे यहाँ इस बार जो मानसून आने वाला है, और पिछले भी कई सारे टाइम से जब हम देख रहे हैं, तो मानसून पर अल नीनो का इफेक्ट है, ठीक है। अल नीनो को मैं कल जब एमसीक्यू बनाऊंगा इसके बारे में, बिकॉज थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको मैं वहां एमसीक्यू के साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। अल नीनो की जब यह बात करें तो बेसिक्स इसकी बात यह है कि अल नीनो जो है मानसून पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, उससे बरसात कम होती है। तो बरसात अगर फिर से कम होगी तो होगा क्या कि हमारे यहाँ जो साउथ इंडिया में जिस वाटर क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं, वो अगेन फिर से क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, वर्सन हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर हम इस अल नीनो के इफेक्ट को छोड़ दें, इस पर ध्यान न दें, तो ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा हमारी उस प्रॉब्लम का। इट मीन्स हम उस प्रॉब्लम को समझने का ट्राई नहीं कर रहे। ये कहते हैं कि लास्ट टाइम जब 2014-16 में अल नीनो आया था, तो उसके बाद 2017 में एक साल बाद ही वाटर क्राइसिस वहां पर हुआ था। तो ये कह रहे हैं कि इस बार फिर से जो है हमारे यहाँ अल नीनो का इम्पैक्ट है, और इस बार तो 5 स्ट्रॉन्गेस्ट सच इवेंट्स इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री में से। तो बोला इस बार जो अल नीनो का इम्पैक्ट होने वाला है वो और भी ज्यादा मीन्स सीवियर होने वाला है। सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं कि आफ्टर मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्डेड 23 टू बी द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। तो अभी जो मेट्रोलॉजिस्ट उन्होंने कहा है कि जो हमारा 2023 रहा है, ये अब तक का सबसे वार्म ईयर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2024 टू बी वर्स। तो 2024 और भी ज्यादा हमारा कैसा होने वाला है, वर्स होने वाला है, उसके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं। इसमें यूके के जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि 93% चांस दैट एवरी ईयर अंटिल 2026 विल बी अ रिकॉर्ड ब्रेकर। और आने वाले 2026 तक हर बार जो अल नीनो वगैरह या जो वार्म ईयर है, ठीक है, टेम्परेचर है, वो बढ़ता ही हमको दिखेगा और बहुत स्थिति खराब होने वाली है। थर्ड फैक्टर की ये बात करते हैं कि मिलियंस इन इंडिया, अभी आने वाले टाइम में कुछ ही टाइम में बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल क्या करने वाले हैं, वोटिंग के लिए बाहर निकलेंगे। और ऑलरेडी हीट बहुत ज्यादा पहले से ही है, ठीक है। तो उस चीज को भी हमें देखना होगा कि जब बहुत सारे लोग बाहर निकलेंगे, हीट वेव्स वगैरह होगी, तो उनके लिए पानी की उस सब की व्यवस्था हम कहाँ से करेंगे। फोर्थ, दिस क्राइसिस हैज हैपेंड बिफोर, और ये क्राइसिस पहले भी हो चुका है। और while some policies and forecasting have improved, हमने जब 2017 में पहले हुआ था, इससे पहले, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी लंबी बातें की थी वहां की गवर्नमेंट ने कि हम सारी सिचुएशन को चेंज कर देंगे। तो ओनली कुछ पॉलिसीज पर ही उन्होंने काम किया, उनमें इंप्रूवमेंट किया, और प्रिपेयर्डनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज ऑन द ग्राउंड हैव नॉट। लेकिन जो पॉलिसी इन्होंने बनाई उस समय तक, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उनकी प्रिपेयर्डनेस है, वो ग्राउंड पर कहीं भी हमको देखने को नहीं मिलती। सो दिस आर्टिकल इज इंडिकेटिंग
दैट जब हम ऐसे क्राइसिस को पहले भी हम फेस कर चुके हैं तो फिर भी हमने उसकी प्रिपरेशन क्यों नहीं की। अदर फैक्टर्स की कह रहे हैं कि और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वाटर क्राइसिस को जो है इम्पीड करते हैं, उसको इम्पेटस करते हैं, बढ़ाते हैं। इंक्लूडिंग क्या क्या, देखो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, जो अर्बन ग्रोथ है अनप्लान तरीके से हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसका कोई प्लान के बिना जब हो रहा है तो बहुत ज्यादा उससे भी दिक्कत आ रही है। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, कहीं भी आप देखेंगे तो ग्राउंड वाटर को समर्स वगैरह लगी हुई है, उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया जा रहा है और पानी को वेस्ट किया जा रहा है। अब तो उसकी एक समस्या और मैंने देखी है कि जो विलेज एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, उनमें आप पाएंगे कि लोग अब समर को चला करके पानी के पंप जो होते हैं उसको चला करके और अपनी जो भैंस होती हैं, बफेलो होती हैं, उनको नहलाते हैं। तो जहाँ एक भैंस हो सकता है कि 20 लीटर वाटर से उसको आप जो है क्लीन कर सकते हो, उसको वॉश कर सकते हो, वहीं पर अब एक भैंस को नहलाने के लिए मैंने अपनी आंखों से देखा, वीडियो भी मैंने बनाया था एक, ठीक है, अपने ही गाँव में। तो उसके लिए करीब वो 500 लीटर पानी को यूज कर रहे हैं, बिकॉज समर चल रही है अंधाधुंध और उसका पानी वेस्ट हो रहा है। फिर कह रहे हैं ये कि लो वाटर रीयूज एफिशिएंसी, कि जो वाटर है हमारा जब हम उसको यूज करते हैं तो उसको रीयूज करने के हमारे पास क्या नहीं है, ऐसी एफिशिएंसी नहीं है। रीयूज देखो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे सपोज करो हमने वो बेदिंग के लिए पानी यूज किया, बेदिंग के लिए, नहाने के लिए, उस पानी को हम अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो नाली में जा रहा है। उस पानी को हम अपने जो है, जो हमारे क्या बोलते हैं, शौचालय वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वहां पर हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उस पानी को हम हैंड वॉश या मीन्स जो है अपने गार्डन या और जो प्लांट्स वगैरह हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसा हम और भी कर सकते हैं और वो मीन्स नहीं हो पा रहा है। प्लस जैसे कि हमारे पास रेन वाटर की हार्वेस्टिंग हो गई है ना, उसको हम नहीं यूज कर पा रहे हैं। सो दैट इज द प्रॉब्लम। फिर ये कहते हैं कि एनक्रोचमेंट एंड और डिग्रेडेशन ऑफ कैचमेंट एरियाज। अब जहां पर मान लो ये सपोज करो कि ये एक पॉन्ड है, जब बरसात होगी तो इधर से पानी चारों तरफ से इसमें आ जाएगा और स्टोर हो जाएगा और इससे ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहां के लोगों ने उन सारे के सारे ऐसे जो पॉन्ड्स हैं, कैचमेंट एरियाज हैं, उन पर एनक्रोचमेंट कर लिया, उन पर कब्जा कर लिया। अब जो वहां पर पॉन्ड था वो खत्म ही हो गया बिल्कुल, तो पानी कहाँ से रिचार्ज होगा, कहाँ पे पानी स्टोर होगा। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो वाटर क्राइसिस को जो है बढ़ा रही है। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि देखो, जो क्लाइमेट चेंज है विल इम्पोज अ डेडलियर कॉस्ट ऑन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। और इस क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है कि उन कंट्रीज पर जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, और इन चीजों को देखो भाई, जो कंट्रीज बहुत ज्यादा जिनके यहाँ पे इनकम नहीं है, तो जो गरीब लोग हैं अगर उनको लू लगेगी, ठीक है, क्लाइमेट चेंज मानो हो गया और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, तो उनको लू क्यों लगेगी, बिकॉज उनको तो ओपन में रहना है। अच्छा, अब जो लोग एयर कंडीशनर्स में बैठे हैं, शहरों में, अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, तो उनको तो लू लगेगी नहीं, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सारे के सारे कंट्रीज में प्रॉब्लम वो वाली आएंगी, और जो लो इनकम कंट्रीज को, लो इनकम पीपल को, पुअर पीपल को ही सबसे ज्यादा अफेक्ट करेंगी। प्लस इनके पास में मेडिसिन वगैरह भी नहीं होती, हॉस्पिटल्स का इनके पास में एक्सेस नहीं है, तो ये प्रॉब्लम उनके यहाँ पर होंगी। और ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जितने भी होंगे उन सब पर, और इन बाकी और भी चीजें बढ़ेंगी कि जैसे जैसे ड्रॉट बढ़ेंगे, अकाल पड़ेगा, मान लो बरसात नहीं हुई तो पानी की कमी आएगी और उससे फिर फूड ग्रेन वगैरह है उसका भी प्रोडक्शन कम होगा। प्लस जब क्लाइमेट में बड़े बड़े चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस भी जन्म लेती है और वो भी एक बड़ा कारण बनते हैं। तो यहाँ पर फिर इस आर्टिकल में कहते हैं कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई और लेकिन कुछ भी लेसन वहां से लर्न नहीं किए। गवर्नमेंट्स को वहां से लेसन लर्न करने चाहिए थे 2017 से, कि उस समय पर वाटर क्राइसिस बहुत बड़े लेवल पर हुआ, लेकिन फिर भी आज हम 2024 में पहुंच चुके हैं और क्राइसिस होने के सारे डेटा दिख रहा है, उसके हमको जो है चीजें दिख रही हैं क्लियरली। और अराउंड 7 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट्स ने क्या नहीं किया, कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं किया जो इस क्राइसिस को रोक सके। तो यह हमारा कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट्स हैं मोस्टली वो बहुत ज्यादा कॉमन पीपल पर ध्यान नहीं देती, अपनी पॉलिटिक्स पर ध्यान देती है, ऐसा कहना है इस आर्टिकल में। फिर हम देख लेते हैं एक आर्टिकल और है हमारे पास में, छोटा सा, ठीक है, ये स्पेशल इसलिए, हालांकि हमने भारत रत्न को जो है डिस्कस कर लिया, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो, जो प्रेसिडेंट मुर्मू है, उन्होंने
भारत रत्न दिया किसको? लाल कृष्ण आडवाणी को। तो आप सोच रहे होंगे ये ऐसा क्या हो गया, तो ये तो अभी हमने पीछे डिस्कस ही किया था। लेकिन गजब बात यह है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के लिए हमारे जो प्रेसिडेंट है मैडम है, ये जो देख रहे हैं आप, वो लाल कृष्ण आडवाणी साहब के घर पे गए, मीन्स उनके रेजिडेंस पर जाकर के भारत रत्न से अवार्ड किया, बिकॉज इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और ये बहुत ज्यादा मूव वगैरह नहीं कर पा रहे, जैसे तैसे इनको थोड़ी बहुत देर के लिए बिठाया गया। तो यहाँ कहने का हमारा ये मतलब है, हो सकता है वहां से कोई क्वेश्चन बना दे कि पहली बार हिस्ट्री में ऐसा कब हुआ है, किसके साथ हुआ, कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, ये सब किसी पर्सन के घर पर गए, वहां जाकर के उनको भारत रत्न से अवार्ड दिया। तो ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। नाउ कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं हमारे पास में, तो भैया ये जो यूक्रेन है ना, इसको इन्होंने जो है इसमें हवा भर भर के सपोर्ट कर करके, और इसका यूक्रेन का नाश बहुत बुरी तरह से हो चुका है। अब फ्रांस क्या कह रहा है कि हम आपको ओल्ड आर्मर्ड व्हीकल देंगे। आर्मर्ड व्हीकल वो होते हैं कि अगर बाई चांस उन पर अटैक होता है, किसी बॉम्ब से या राइफल से फायरिंग की जाती है, तो उसमें अंदर जो बैठे लोग होते हैं उनको कोई हार्म नहीं होता, तो ऐसे व्हीकल्स को हम आर्मर्ड व्हीकल बोलते हैं। तो फ्रांस अपने पुराने जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो दे रहा है किसको? यूक्रेन को, और नई मिसाइल दे रहा है यूक्रेन को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस विल डिलीवर हंड्रेड्स ऑफ ओल्ड आर्मर्ड व्हीकल्स एंड न्यू मिसाइल्स टू यूक्रेन। आपको पता ही होगा कि रशिया और यूक्रेन का अभी इस समय वॉर चल रहा है। ठीक है, और फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई इस पर हमारी सारी डिस्कशन वगैरह हो चुके हैं। तो हु इज द फ्रेंच प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक चीज और, यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? कि व्लोदिमीर जेलेंस्की। अगर आपको ध्यान हो तो अभी 2024 वाला जो क्लैट हुआ है, ठीक है, आई थिंक उसमें इनके प्रेसिडेंट का शायद नाम भी पूछा है 23 या 24 वाले में। ठीक है, और कंफ्यूजिंग नेम दिए, या जो व्लोदिमीर है उसको व्लादिमीर कर दिया। ठीक है, तो ऐसे कई सारे जो है क्वेश्चन इस तरीके से बन जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है हमारे पास में, वो क्या, कि जो बल्गारिया है और रोमानिया, इनकी आपको कैपिटल लर्न कर लेनी है। बिकॉज अभी क्या हुआ है कि इन्होंने अपना स्टेप लिया है और अब ये यूरोप के वीजा फ्री जोन में शामिल होने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। देखो यूरोप का जो वीजा फ्री जोन है ना, देखो यहाँ देख लो कि बुल्गारिया एंड रोमानिया जॉइंट यूरोप्स वास्ट शेंजेन एरिया ऑफ फ्री मूवमेंट ऑन संडे। शेंजेन एरिया, इसी को यूरोप का जो शेंजेन एरिया है उसको बोलते हैं कि वीजा फ्री एरिया। एक्चुअल में होता क्या है इसमें, जैसे सपोज करो आप आपको पता ही होगा कि इधर फ्रांस, इधर मान लो ब्रिटेन हो गया, तो यहाँ फ्रांस का बॉर्डर टच हो रहा है, इधर जर्मनी से बॉर्डर है, इधर स्पेन से है, इधर यहाँ कहीं में जो है स्विट्जरलैंड वगैरह हो गया, है ना, बेल्जियम वगैरह हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि लोग क्या करते हैं कि सपोज करो कि इस व्यक्ति का घर यहाँ पर फ्रांस में है, सुबह उठेगा, अपनी साइकिल उठाएगा और यहाँ जाएगा अपनी कंपनी में कहीं जॉब करने के लिए अपने बिजनेस से। रास्ते में इनसे कोई वीजा वीजा कुछ नहीं मांगा जाएगा। मीन्स रहते हैं आप फ्रांस में, जॉब करने जाते हैं आप ब्रिटेन में, आपकी ससुराल है सपोज करो स्विट्जरलैंड में, ठीक है, आपकी ननिहाल है सपोज करो बेल्जियम में, तो आप ही किधर में 4-5 कंट्री घूम के आ जाओगे बॉर्डर वाले एरिया में, कोई आपसे वीजा वगैरह नहीं मांगेगा। तो इस तरह का इस यूरोप में एक्चुअल में क्या है, इंटीग्रेशन इनका हो रखा है। ठीक है, मीन्स आप ऐसे मान लो सपोज करो वहां पर रोड है ना, तो इसी रोड में ऐसे करके लाइन बनी हुई है। ठीक है, इस लाइन से उधर चले गए आप फ्रांस में पहुंच गए, इस लाइन से इधर पहुंच गए आप जो है ब्रिटेन में पहुंच गए या स्विट्जरलैंड में पहुंच गए। एक पैर आपका स्विट्जरलैंड में होगा, एक पैर आपका जो है ब्रिटेन में हो सकता है, फ्रांस में या बेल्जियम वगैरह जो कंट्री उसके आसपास में। तो मीन्स बहुत बड़े लेवल का यहाँ पर इंटीग्रेशन है, बहुत ज्यादा फ्री मूवमेंट है। दैट इज द रीजन दैट पीपल अराउंड द वर्ल्ड वांट टू सेटल इन यूरोप, कि वहां पर बहुत ज्यादा फ्रीडम है लोगों के पास में, आप कुछ भी कीजिए, बस किसी दूसरे के राइट को हार्म मत कीजिए, बहुत ज्यादा वहां पर फ्रीडम है। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए आज का जो है सेशन डेली न्यूज एनालिसिस का। कल फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। गाइस इसी तरीके से बने रहिए, और अगर आपको सेशंस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर भी आप करते रहिए, और इसके जो है नोट्स वगैरह आप कंटिन्यूसली बनाते रहिए। सो गाइस टुडे इज we are going to end this session. Goodbye. Take care.